तृतीय सेमेस्टर विज्ञान। दोस्तों आज हम तृतीय सेमेस्टर विज्ञान के 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश और प्रकाशिकी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इन निम्नलिखित बिंदुओं पर क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि प्रकाश किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश वो माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश की वस्तुएं में ही हमको वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश को अनुपस्थित कर दिया जाए तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में ये जान लेते हैं कि जो कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अदीप्त वस्तुएं जानेंगे। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया इत्यादि। इसी क्रम में आगे जान लेते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। किरण पुंज जान लेते हैं, जैसे बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। समांगी पारदर्शी माध्यम से एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार में इसको बांटा जाता है। समांतर किरण पुंज होता है, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जिस प्रकाश की किरण पुंज की प्रत्येक परस्पर समांतर होती है, प्रत्येक किरणें जो होती हैं समांतर होती हैं, उसे जो है कि समांतर किरण पुंज कहा जाता है। और अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरण पुंज प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे दूर से आता है और किसी एक ही बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। आइए जानते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जिस प्रकाश की किरण पुंज की प्रत्येक किरणें जो होती हैं किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम खुद को जो है कि दर्पण में देख पाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और भी क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, दर्पण और जो है कि शीशे में अंतर होता है। दर्पण में शीशे में अपना चेहरा हम नहीं देख पाएंगे दोस्तों। सामान्यतः हम लोग घरों पे जो है कि बोल देते हैं हमको शीशा चाहिए, परंतु हमको चाहिए होता है दर्पण। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और आपको दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। दोस्तों अगर आप दर्पण के सामने खड़े होंगे जाके, तो वो दर्पण तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा ही, परंतु वो किसके माध्यम से होता है, वो प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से ही सफल हो पाता है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो आप खुद को जो है कि दर्पण में नहीं देख पाएंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। दोस्तों सर्वप्रथम इस चित्र में देखिए कि एक किरण को जो है कि आपतित कराया जा रहा है। देखिए किरण ए को देखिए आपतित कराया जा रहा है, फिर तुरंत उसके बाद क्या हो रहा है कि वो उसी क्रम में बी की तरफ निकल जा रही है। ये हो जा रहा है परावर्तित किरण। दोस्तों एक पहले ये दर्पण रखा गया है जो है कि उसको ऊपरी सतह से जो है समतल दर्पण रखा गया है, ऊपरी सतह पर इसको जो है कलई किया गया है। और ये जो है कि एक किरण जो है कि आपतित कराई जा रही है, वो किरण जो है कि उसी क्रम में आगे जो है कि परावर्तित हो जा रही है। तो पहला नियम दोस्तों ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा जो बीच में अभिलंब डाला गया है, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में हमको दिखाई दे रहे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण जिसको आई कहा जा रहा है, दोस्तों देखिए आई, और जो परावर्तन कोण है जो इधर बी, बिंदु बी देखिए कोण आर, जो है कि दोनों बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है, 2 बिंदु है, बीच में से लंब डाल दिया गया है, तो जब लंब डाला जाता है तो ये बनता है, ये क्या करता है कि दोनों को 45-45 डिग्री में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। दोस्तों यही नियम है, परावर्तन के 2 नियम बताए जाते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आइए जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो निश्चित नियम के अनुसार आपतित किरण का कम से कम 98% परावर्तित करता है, दर्पण कहलाता है। दोस्तों 100% नहीं, कम से कम 98%। जैसे हम जाके दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण क्या करता है, हमको हमारा प्रतिबिंब जो है कि परावर्तित करके दिखाता है। तो वही कह रहा है कि वह पदार्थ जो निश्चित नियम के अनुसार आपतित किरण का कम से कम 98% जो है कि परावर्तित कर देता है, वही दर्पण कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, समतल दर्पण के पीछे जो क्या लगा होता है,
जो हम देखते हैं लेप लगा होता है वो क्या होता है, चांदी का लेप लगाया जाता है और उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बन सकता है, इसको याद रखिएगा। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि प्रकाश की किरण जो है कि आर पार न जा सके। दोस्तों अगर आर पार जाने लगेगा प्रकाश की किरण तो हमको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, हम अब खुद को देख नहीं पाएंगे, वही शीशा कहा जाएगा। शीशा जो है कि पारदर्शी होता है, शीशा पारदर्शी होता है, हम उसको जो है कि इधर से देखेंगे तो उधर उस बगल दिखाई देगा, परंतु दर्पण में ऐसा नहीं है। अगर वो लेप न लगे तो हम खुद को देख ही नहीं पाएंगे, वो दर्पण कहा ही नहीं जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता हो तो प्रतिबिंब दोगुना चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आप मान लीजिए दर्पण के सामने खड़े हो गए कुछ दूर पे, उसके बाद उधर से चलते आ रहे हैं, तो जो अंदर से आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा वो दोगुनी चाल से आपकी ओर चलता मिलेगा। इस पे प्रश्न भी बन सकता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड से दर्पण की ओर चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितने मीटर प्रति सेकेंड की चाल से उसकी ओर चलेगा, अर्थात उत्तर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। इसी क्रम में अगला देखेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों अगर दो दर्पणों को समकोण पर झुका दिया जाए तो उनमें क्या होगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात दो दर्पण आप अपने हाथ में ले लीजिए, उसके बाद दोनों को आमने सामने एकदम कर दीजिए, एकदम समांतर कर दीजिए, एकदम बराबर जो है कि आमने सामने, तो होगा क्या कि उनके बीच कितना 21 में 21 में 21 में ऐसे कर करके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जाहिर सी बात है, अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा हमारे बराबर ही बनेगा, भाई छोटा बड़ा कैसे बनेगा। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप रहते हैं। जैसे कि अगर हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि आखिर हमको दर्पण में खुद को पूरा संपूर्ण शरीर को देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए होता है, तो हमारे शरीर का आधा जो है कि आधा ऊंचाई के बराबर जो है कि दर्पण चाहिए होता है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम जानेंगे। जैसे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद जो हैं, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है। तो आइए सर्वप्रथम चित्र को हम देखते हैं। वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है, ध्रुव दिखाई दे रहा है जो है कि, आइए इसी क्रम में एक एक बिंदु को हम जो है कि क्लियर करते हैं। वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होगा जिसके एक भाग से गोलीय दर्पण बना होगा। इसी क्रम में आइए आगे जानते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव छूट गया है, ध्रुव, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं बिंदु P ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव व दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कही। दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दोस्तों दर्पण के प्रकार को समझने से पहले सर्वप्रथम अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे आसानी से हम दर्पण के प्रकारों को समझ सकेंगे। दोस्तों आपने स्टील के चम्मच को तो देखा ही होगा। दोस्तों क्या आपने कभी ये फोकस किया है कि चम्मच के जो उत्तर पृष्ठ होता है, उभरा हुआ होता है, उस पर जब आप चेहरा देखते हैं तो क्या होता है कि उभरे भाग में मुंह करके जब हम चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, आभासी तथा सीधा दिखाई देता है। और जब हम उस चम्मच को क्या करते हैं, अवतल पृष्ठ अर्थात जो धंसा हुआ भाग होता है जिसके द्वारा हम खाने का कार्य करते हैं, उसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं दोस्तों तो क्या होता है, हमें अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, आभासी और सीधा दिखाई देता है। और उसके बाद क्या करेंगे, चम्मच को जब अपने से कुछ दूरी पर रख देंगे तो देखते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा या छोटा तथा वास्तविक दिखाई पड़ता है। अर्थात यहाँ चम्मच क्या है दोस्तों,
यहाँ पर चम्मच क्या कर रहा है, दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। इस प्रकार के दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए जानते हैं अवतल दर्पण किसे कहा जाएगा। दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसके बाहरी भाग, जो बाहरी सतह होता है, उस पर चांदी की कलई कर दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि अंदर की सतह क्या हो जाती है, चमकीली दिखाई देने लगती है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि अंदर वाली चमकदार सतह से होने लगता है और इसे ही गोलीय दर्पण, इसी गोलीय दर्पण को जो है कि अवतल दर्पण या कनकेव मिरर कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। आइए इसी क्रम में इसके उपयोग देखते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण के उपयोग अर्थात बड़ी फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इससे मनुष्य के चेहरे को का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हम सभी जानते हैं कि सैलून में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में, तो हमारा प्रतिबिंब हमको सीधा ही दिखाई देता है और बहुत ही बड़ा करके दिखाई देता है। इसीलिए जो है कि सैलून वगैरह, ये ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइटों में किरणों को अवतरित कर कर दूर भेजने तक जो है कि इसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमको दूर भेजकर एक जगह बिंदु फोकस करना रहता है, किरणों को फैलाना नहीं रहता है, किरणों को अवतरित करके एक जगह उसको फोकस करना रहता है ताकि दूर जो है कि साफ साफ दिखाई दे सके। आँख, नाक, कान, गले और दांत के डॉक्टर इसकी सहायता से अंगों के प्रत्यक्ष तथा अंदर वाले अंत क्षेत्रों को भी ठीक से देख पाते हैं। इस अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों ये जो चिकित्सक होते हैं वो भी जो है कि करते हैं। आँख, नाक, जैसे क्या होगा, अवतल दर्पण के माध्यम से ही देखते हैं ताकि अंदर का जो हिस्सा है वो जो है कि बड़ा और साफ साफ दिखाई दे सके, क्योंकि अंदर का जो हिस्सा है वो बिना दर्पण की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उसमें जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो दर्पण क्या करता है कि अंदर के हिस्से को जो है कि बड़ा करके दिखाई देता है। सोलर कुकर में इसकी सहायता से अधिक सौर ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। इसी की सहायता से दोस्तों दूरबीन बनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि जो इसका आंतरिक सतह होता है उस पर चांदी की कलई किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जो इसका बाहरी भाग होता है वो चमकीली दिखाई देने लगता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बाहरी सतह से होने लगता है और इसे ही जो है कि उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि परावर्तन जो है कि बाहरी सतह से हो रहा है। आइए इसी क्रम में देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं दोस्तों। वाहनों में चालक सीट के बगल में लगाया जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है, जिसके माध्यम से चालक को पीछे के विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसा कि इसमें जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए होता है कि जो पीछे से जो बाइक आ रहे होते हैं उसको क्या करता है कि प्रतिबिंब जो है कि वो दिखाता है, सही से दिखाता है। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण प्रयोग किया जाएगा तो क्या करेगा, प्रतिबिंब को बहुत बड़ा कर देगा, जिससे ये लगेगा कि वो पीछे वाली गाड़ी जो है कि हमारी गाड़ी के ऊपर आ गई है। इसीलिए जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो है कि। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों और सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रकाश को क्या होता है, प्रसारित तथा फैलने के गुण होते हैं, अतः प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रतिबिंब क्या है। दोस्तों प्रतिबिंब जानने से पहले सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि पार्श्व परिवर्तन एक शब्द आता है, लेटरल इन्वर्जन, इसको जान लेते हैं ये क्या होता है। दोस्तों होता क्या है कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दाएं हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों आप दर्पण के सामने जाके इस प्रयोग को कर भी सकते हैं। और दोस्तों हमको दैनिक जीवन में ये देखने को मिलता है कि आखिर अस्पताल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर एम्बुलेंस होता है, इसको क्या होता है, इसको उल्टा लिख दिया जाता है ताकि वाहन चलाते समय हमारे वाहन के पीछे आने वाली जो अस्पताल की गाड़ियाँ होती हैं उन पर लिखे शब्द क्या हों, हमको जो एम्बुलेंस होता है उसका प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन के कारण हमको क्या हो, सीधा दिखाई दे। दोस्तों जब हम रेड जो है, मान लीजिए रेड अगर हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, उसको बाद समतल दर्पण में उसको देखेंगे तो दर्पण में क्या होगा, उसके विपरीत दिखाई देगा अर्थात DER दिखाई देगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि आपतित किरण जब परावर्तित होती है तो परावर्तित किरण दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। आभासी होने के कारण इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है,
क्योंकि भाई अगर हम दर्पण के अंदर अगर हम दर्पण में देख रहे हैं तो जो हमारा अंदर प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है तो है, वास्तविक कैसे है। और जब जाहिर सी बात है कि जब दर्पण के अंदर प्रतिबिंब अगर जो बनता है उसको हम पर्दे पर कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता भाई। कैसे पर्दे पर ले पाएंगे आप आभासी प्रतिबिंब को, वो तो हम केवल आभास कर रहे हैं, उसको पर्दे पर लिया ही नहीं जा सकता है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि ऊपर कोई व्यक्ति है जो गाना गा रहा है, अगर हम नीचे से उसको देखेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति अगर आगे जो है कि दर्पण रखा हुआ है समतल दर्पण, और ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है गाना गा रहा है और नीचे से हम देख रहे हैं तो वो हमको जो है कि सीधा जो है कि अंदर दिखाई देगा। और उसको क्या होगा, उसको हम पर्दे पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है। आइए जानते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में, आइए और भी कुछ जानते हैं। दर्पण में देखने पर हमें अपनी तथा अन्य वस्तुओं की आकृति दिखाई पड़ती है, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे हम दर्पण में देख रहे हैं तो हमारा भी प्रतिबिंब दिखाई देता है, वही तो प्रतिबिंब है। ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। दोस्तों जैसे चित्र में देखिए, यहाँ से जो है कि किरण जो है कि वो आ रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इधर जो है रेड किरण हम देख रहे हैं इधर से परावर्तित होकर चली जा रही है। उसके बाद आइए एक और जो है कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि एक समतल दर्पण रखा हुआ है और उसके ठीक सामने ही उधर जो है कि एक वस्तु रखी गई है और इधर से हम देख रहे हैं तो क्या होगा, दर्पण नीचे रखा गया है, वस्तु क्या होगा, हमको नीचे ठीक उसी के सिधाई में जो है कि वस्तु नीचे दिखाई देगी, दिखाई जो है कि जो कि वही आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु का हमको दिखाई देता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना अर्थात अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहले चित्र में देखिए दोस्तों, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य में रखी हो, हम देख रहे हैं दोस्तों कि जब वस्तु को क्या है, ध्रुव और फोकस के मध्य में रखा जा रहा है तो वस्तु का जो है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। उसी के बाद आते हैं दूसरा देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर रखा हो अर्थात एफ पर रखी हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु को या फोकस तथा सी या वक्रता केंद्र के बीच में जो एक रखते हैं, फोकस क्या कर रहे हैं, वस्तु कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस पर होती है तो देख रहे हैं कहाँ बन रहा है जो है कि, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि जब वस्तु को हम फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है। प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। आइए इसी क्रम में देख रहे हैं जो है कि अगला देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, जो है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो अर्थात सी पर रखी हो। हम देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ रखी हो, सी पर रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, जैसा कि हमको चित्र में 4 नंबर चित्र पर हम देख रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य में रखी जा रही है, वस्तु को हम देख रहे हैं दोस्तों, चित्र में देखिए, चित्र 5 में देखिए, वस्तु को वक्रता केंद्र और जो है कि अनंत के मध्य में रखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, वस्तु जो है कि उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, छोटा बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बन रहा है। दोस्तों हम चित्र नंबर 5 में देख रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना देखेंगे दोस्तों। जब वस्तु को क्या किया जाए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ पर भी स्थित हो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनता है और प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।